सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी साथ ही साथ क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल्ला का आज जन्म दिवस है और हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और उन्हीं के इसी विचार के साथ हम शुरुआत करेंगे नया सवेरा की। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में मेरे साथ होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा खबरें। और सबसे पहले जिस तरह से हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री ने पहली बार भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अपने आप में पहली ऐसी कार्रवाई मानी जाएगी जब आयकर विभाग के करीबन कई ऐसे अफसर हैं जिन्हें सेवा मुक्त किया है, उस पर रहेगी हमारी खास नजर। साथ ही किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है और जो मतों का टकराव है वो भाजपा और टीएमसी के बीच जारी है, वहां किस तरह से सारी स्थिति है इस पर हम डालेंगे नजर। साथ ही किस तरह से मुंबई में फिर से बारिश ने दस्तक दी है और वहां पर किस तरह मौसम का मिजाज है इस पर भी हमारी रहेगी खास नजर। साथ ही क्रिकेट का महाकुंभ सर चढ़कर बोल रहा है, क्रिकेट का खुमार, और साथ ही किस तरह से भावभीनी विदाई हुई है युवराज सिंह की इंटरनेशनल क्रिकेट से, उसको भी हम अपने इस बुलेटिन में करेंगे शामिल। लेकिन सबसे पहले निकाल डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालय के सचिवों से किया संवाद, कहा सरकार को मिला बहुमत, लोगों की आकांक्षाओं को है ये दर्शाता। मंत्रालयों से लोगों के जीवन में सुधार की दिशा में काम करने का किया आग्रह। मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से किया मुक्त। वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई अपनी तरह की ये पहली कार्रवाई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। G7 सम्मेलन के आउटरीच सेशन में भाग लेने के लिए फ्रांस की तरफ से मिला भारत को न्योता। अगस्त में होगा G7 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के न्योते का किया स्वीकार। उत्तरी और मध्य भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली में कल 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली के इतिहास में अभी तक का सबसे उच्चतम रहा कल का तापमान। अरब सागर के गहरे दबाव के वायु तूफान में परिवर्तित होने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा अगले 48 घंटों में सौराष्ट्र तट से टकरा सकता है तूफान। मध्य माली में भयंकर हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत। डोगोन समुदाय द्वारा बसे एक गांव को बनाया गया निशाना। और क्रिकेट के महाकुंभ में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका मैच जो था वो बारिश से धुल गया। 4 मैचों में कोई भी जीत हासिल ना करने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम विश्व कप से बाहर होने की कगार पर। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ संवाद किया। उन्होंने सभी से आम आदमी के जीवन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दिखाया है कि लोग यथास्थिति में बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे दर्शाते हैं कि लोगों ने प्रो इनकम्बेंसी के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मतदाताओं ने अगले 5 वर्ष के लिए एक दृष्टिकोण को रेखांकित किया है और अब नई सरकार के समक्ष एक अवसर है। उन्होंने कहा कि लोगों की भारी अपेक्षा को चुनौती के तौर पर नहीं बल्कि लक्ष्यों को हासिल करने की खातिर सरकार के लिए इसे एक अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए। जनसंख्या के लाभांश के द्वारा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जरूरी है कि जनसंख्या का जो कारगर तरीका है उसको इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मेक इन इंडिया पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में ठोस प्रगति करने की बेहद आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबार में सहूलियत में भारत की प्रगति छोटे कारोबारों और उद्यमियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने में दिखनी चाहिए। इस मौके पर कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा कि सभी मंत्रालयों में महत्वपूर्ण प्रभावशाली फैसले किए जाने चाहिए। इसके लिए 100 दिन के अंदर मंजूरी भी मिल जानी चाहिए।
और अब बात भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार की। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत वित्त मंत्रालय ने इन अफसरों को सरकार ने समय से पहले ही रिटायरमेंट दे दी है। नियम 56 के तहत रिटायर किए गए ये सभी अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर्स और कमिश्नर जैसे पदों पर तैनात थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कई अफसरों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार, अवैध और बेहिसाब संपत्ति के अलावा यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप थे। और इसी बारे में ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, सुप्रभात आपको। बहुत बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने जो ये फैसला लिया है, अपने आप में पहली बार की गई कार्रवाई है। जी बिल्कुल आंचल, और खास तौर से एक साथ इतने लोगों को, इतने सीनियर ऑफिसर्स को जबरन रिटायर करने की, कंपलसरी रिटायरमेंट देने की एक तरह से पहली कार्रवाई है। और बहुत स्पष्ट, बहुत बड़ा संदेश सरकार की तरफ से, मोदी सरकार जब दूसरे कार्यकाल में आई है उसकी तरफ से कि भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा और आने वाले समय में इसी तरह की बड़ी कार्रवाइयां दिख सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक तरह से टॉप लेवल पे, शीर्ष स्तर से इसके लिए गो अहेड दिया गया और इस तरह की आने वाले समय में इस तरह के तमाम अफसरों की पहचान करने के लिए कहा गया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो एक तरह से नॉन परफॉर्मर है और कह सकते हैं कि जिनकी आवश्यकता नहीं है सरकारी कामकाज में। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और सीधे तौर पर आप देखिए कि पिछले 1.5-2 दशकों से 15-20 वर्षों से इनके ऊपर इतने बड़े करप्शन के आरोप थे। इनमें से कुछ लोग जेल भी जा चुके थे, गिरफ्तार हो चुके थे, रंगे हाथ पैसों के साथ पकड़े जा चुके थे, बेहिसाब संपत्ति इन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन किसी न किसी बहाने से ये बच रहे थे। सरकार नौकरी में बने हुए थे। इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई और जाहिर तौर पर इनमें से 30-35 वर्षों से जो नौकरी में है, 1985 के IRS ऑफिसर्स हैं, और सिर्फ करप्शन ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि जबरन उगाही का मसला है, यौन शोषण जैसे आरोप है। तो बहुत बेहद ही गंभीर आरोप है इन तमाम लोगों के ऊपर। और साथ ही सुधाकर, जिस तरह से सरकार ने रूल 56 का इस्तेमाल किया है और खास तौर पर जो नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स ये रहे हैं और उन पर ये कार्रवाई की गई है, तो आगे भी उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के महकमे में इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं और जो सरकारी कई पद हैं जो खाली होंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और रूल 56J में ये लिखा हुआ है आंचल की पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार इस तरह की कार्रवाई कर सकती है। और अब साथ ही साथ दूसरा पहलू यह भी है कि ये तमाम लोग अब पेंशन इनको नहीं मिल सकेगा। इनको 3 महीने का सिर्फ जो वेतन सरकार देगी और पेंशन का अधिकार इनके पास नहीं रहेगा। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज इस तरह के सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उन तमाम लोगों के लिए है। और जो सरकार में सरकारी पदों पर रहते हुए दुरुपयोग करते हैं अपने पोजीशन का, अपने अधिकारों का, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर बहुत इस तरह की शिकायतें रहती थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में खास तौर पे एक बड़ा मैसेज जो तमाम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कि उन पर भी और ऐसे लोगों पर भी सरकार की गहरी और पैनी नजर रहेगी अगर वो कुछ इलीगल या अवैध कार्यों में लिप्त होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आयकर विभाग के जो 12 आला अफसर हैं उन्हें सेवा मुक्त किया गया है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बियारित्ज में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में विशेष आमंत्रित के तौर पर भाग लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का जो निमंत्रण है उसे स्वीकार कर लिया। G7 समूह के देशों का 45वां सम्मेलन फ्रांस के बियारित्ज में 24 से 26 अगस्त तक आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि ये निमंत्रण दोनों नेताओं के बीच निजी संबंधों को दर्शाता है। ये बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को मान्यता देने तथा गहन रणनीतिक साझेदारी का प्रदर्शन है। वहीं पीएम मोदी 13
और 14 जून को एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान दूसरी बार संभालने के बाद पीएम मोदी का किसी वैश्विक सम्मेलन में ये पहला कार्यक्रम होगा। एससीओ की बैठक के अलावा पीएम मोदी की चीन और रूस के राष्ट्रपति से भी अलग से मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसे खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। की बैठक में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक की यात्रा पर रहेंगे। एससीओ की महत्वपूर्ण बैठक में नेता तमाम अहम वैश्विक मसलों पर बातचीत करेंगे। मुख्य रूप से सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही आतंकवाद के मुकाबले पर ध्यान केंद्रित होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा जिसमें दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी शामिल होंगे। शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने के बाद ये संगठन की दूसरी बैठक है। पिछले साल चीन में हुई संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था। Typically the summit settings are meant to discuss the global security situation, multilateral economic cooperation, people-to-people exchanges and other topical issues. प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। We're happy to confirm bilateral meetings with Russia and China as taking place on the margins of the SCO summit. There will be and there are other requests also. These tend to be processed taking into account the limited time available. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी बैठक में भाग लेंगे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। There is no meeting which is being organized between Prime Minister and Prime Minister of Pakistan Imran Khan. I think there is nothing more which I can add or we can add at this stage. एससीओ 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा समूह है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का ये 19वां शिखर सम्मेलन है। गौरतलब है कि एससीओ विश्व की जनसंख्या का 42% और विश्व जीडीपी का 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसके संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान को साल 2017 में इस समूह में शामिल किया गया। डीडी न्यूज। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राजनीतिक हिंसा के चलते राज्य सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। बंगाल में उठ रहे कानून व्यवस्था के सवालों के बीच राज्य के राज्यपाल ने कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी। बशीरहाट में शनिवार को हुई हिंसक झड़पों में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद कल भाजपा ने वहां काला दिवस मनाया और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सोमवार को दिन भर हलचल देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा ने काला दिवस मनाया, तो दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से ही और परिणाम आने के बाद भी पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बाद राज्यपाल की प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री से मिलकर बंगाल के हालात पर विस्तार से चर्चा की और मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि राज्यपाल का दिल्ली दौरा और इन मुलाकातों का कार्यक्रम पहले से ही तय था, लेकिन मौजूदा हालात के बाद इन मुलाकातों के निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। बहरहाल राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। My visit to Prime Minister and Home Minister was in the nature of a courtesy call. As I told you earlier while I was departing from this place, that I could not extend my greetings on the day on which they were sworn in as the Prime Minister and the Home Minister. Therefore, I had sought time. Today the Prime Minister gave me time. I extended my good wishes to him. And so far as West Bengal is concerned, I gave a general description about the condition in Bengal. That is all. And same thing with the Home Minister. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें राज्य में जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की गई
और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया। जवाब में पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर जवाब दिया और कहा कि बंगाल में सब कुछ नियंत्रण में है और सभी एजेंसियां सही से काम कर रही हैं। हालांकि बंगाल के हालात और कहानी कुछ और हाल बयां करते हैं। खराब कानून व्यवस्था और सूबे में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद भाजपा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में काला दिवस मनाया। भाजपा ने उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। भाजपा ने राज्य के कई हिस्सों में रैलियां निकाली, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भी भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से कई जगह पर झड़पें हुई और इसके बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर टीएमसी की राज्य सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। सारे प्रदेश के अंदर ममता जी अराजकता की स्थिति कर रही है। बीएमसी टीएमसी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में जाकर बम फेंक रहे हैं, चमका रहे हैं। कुल मिलाकर सारे प्रदेश में अराजकता है। देखिए, पुलिस कुल मिला के टीएमसी की कैडर बन के काम कर रही है, जो कि गलत है और समय बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, ये उनको भी जान लेना चाहिए और मुझे लगता है पुलिस को अपना काम करना चाहिए। देखिए, जो गुनहगार है आप उसको सजा दो, मैं भी उसके पक्ष में हूँ, लेकिन जो बेकसूर है आप उसको जबरदस्ती थाने में पकड़ के नहीं डाल सकते। पश्चिम बंगाल में शनिवार को भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बशीरहाट के संदेश खली इलाके में हिंसक झड़पें हुई थीं। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं में शामिल दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और इसके बाद वहां खासा बवाल भी हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार पर उठ रहे सवालों के बीच ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के समय भी जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद से भी राज्य में हिंसा जारी है और इसे लेकर राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था न संभाल पाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ डीडी न्यूज। और अब बात मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी ने सोमवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 10 जून 2019 दिल्ली के इतिहास का सबसे गर्म दिन रहा। इससे पहले 9 जून 2014 को पालम में सबसे ज्यादा 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने आज तापमान में गिरावट की संभावना जताई, लेकिन लू चलने की चेतावनी भी दी है। उधर उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बांदा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। और अब खबर मुंबई से। एक तरफ उत्तर भारत में लोग बढ़ते तापमान की वजह से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ सोमवार को बारिश ने मुंबई के लोगों को गर्मी से राहत दी। बारिश होते ही लोग सड़कों पर निकल आए और मस्ती करते हुए नजर आए। हालांकि भारी बारिश होने से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ा है और बारिश की वजह से कम विजिबिलिटी के चलते उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। और मुंबई में बारिश पर जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा से। श्यामा, अभी किस तरह की स्थिति है मुंबई में? हालांकि जो खबर सामने आ रही वो ये है कि कुछ फ्लाइट्स है जिनके रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। जी, अगर मौसम की अगर हम बात कर लें तो जो गर्मी से हम झुलस रहे थे मुंबई में परसों वाले दिन, यानी कि संडे वाले दिन कुछ रिमझिम बारिश हुई थी यहाँ पर, लेकिन कल जो अगर रात की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एक हैवी रेनफॉल हुआ था यहाँ पे। लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा अच्छे से बारिश हुई है और उसी के नतीजे हैं कि आज जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आई है और काफ़ी सुकून लोगों को मिला है। लेकिन जो ये बारिश आई उसकी वजह से कहीं कहीं पे जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जल भराव की समस्या हमें देखने को मिली। साथ ही मुंबई ट्रेन्स जो हार्बर की अगर बात कर लें तो वहाँ हार्बर में भी और साथ ही जो वेस्टर्न का हार्बर है उसमें भी OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट के गिर जाने से जो वायर है होते हैं उनके निकल जाने से ट्रेन्स के ऊपर यातायात के ऊपर काफ़ी असर पड़ा। कुछ जो लाइन थी वो 15 मिनट रुकी हुई थी, कुछ लाइन थी जो ज़्यादा समय रुकी हुई थी। एयर ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो करीबन जब बारिश शुरू हुई लो विजिबिलिटी के कारण जो एयरप्लेन्स को लैंड करना था मुंबई एयरपोर्ट पे उन्हें गो अराउंड के लिए भेज दिया गया। वो लैंड नहीं कर पाए कम विजिबिलिटी की वजह से। करीबन 11:15 के ही बाद में लैंडिंग शुरू हुई। तो कुल मिला के 6 इंटरनेशनल और 16
डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो थे, यानी कि 22 फ्लाइट्स जो थे उन्हें लैंडिंग के दौरान में समस्या आई और वो सब बाद में किए गए। साथ ही अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें कि मुंबई जो किस तरीके से तैयार है, या कह सकते हैं एक सिचुएशन जो होता है मॉनसून के बारे में, क्योंकि हम कहते हैं हमेशा कि मुंबई की जो बारिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जो नॉर्थ के मुकाबले में। तो लो लाइंग एरियाज़ में पंपिंग स्टेशन जो इक्विपमेंट्स लगाए रहते हैं वो लग गए हैं, लेकिन कल जो था वो अचानक से बारिश हुई थी। ये भी देखने की बात है क्योंकि जो साइक्लोन वायु है जिसके डिप्रेशन की वजह से, जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में डिप्रेशन की वजह से ये जो प्री मानसून शास थे वो हमें देखने को मिले। अब जो है जो ये डिप्रेशन है वो इंटेंसिफाई होके टुवर्ड्स सौराष्ट्र जाएगा। और भी जो कोस्टल एरियाज हैं महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें तो जी पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये सारे जो एरियाज हैं उनमें जो फिशरमैन हैं उन्हें कहा गया है, उन्हें एक चेतावनी दी गई है कि आप अभी सी में ना जाएं, अभी आप मछुआरा अभी आप फिशिंग करने ना जाएं, डोंट वेंचर आउट इन द सी, क्योंकि वो जो सीज हैं अभी काफ़ी रफ हैं और उनके लिए काफ़ी खतरे की स्थिति बन सकती है। ओवरऑल सिचुएशन जो है अभी मुंबई में काफ़ी सामान्य है। बादल जो हैं थोड़े से लगे हुए हैं, लेकिन आसार नहीं लग रहे हैं कि मानसून प्री मानसून शास जो है वो यहाँ पर आएंगे। पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो केरला के से टुवर्ड्स मुंबई की तरफ में मानसून आ रहे हैं, कह सकते प्रोसीड कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द मुंबई में आ जाए, ओवरऑल महाराष्ट्र में आ जाए, और ताकि एग्रीकल्चर या सोइंग सीजन जो है वो पिकअप कर ले और ओवरऑल एक फार्मर्स के लिए भी स्थिति अच्छी बने। जी आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम अपडेट्स के लिए, और साफ तौर पर आप आगे भी इस पूरे मानसून को लेकर मुंबई में जिस तरह से हालात है उस पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। और हम आपको लिए चलते हैं गुजरात। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण गुजरात के विभिन्न हिस्सों में खासकर तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अधिकारी ने कहा है कि अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाने का अनुमान है। इसके अलावा 12 और 13 जून को अरब सागर के मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 90 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफानी हवाएं जो है उनका असर दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफानी हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है। विभाग ने तटीय इलाकों में मछुआरों को अगले 3 दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं गुजरात में ताज़ा जानकारी के लिए अहमदाबाद में बात कर लेते हैं अपने संवाददाता निश्चित जोशी से। निश्चित, इस वक्त किस तरह का माहौल है वहां पर और क्या जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा? जी आंचल, मैं आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व के 930 किलोमीटर दूर, वेरावल से 930 किलोमीटर दूर एक डीप प्रेशर क्रिएट हुआ है जो कभी भी साइक्लोन में परिवर्तित हो सकता है। कल जो यहाँ पे महसूल सचिव है पंकज कुमार, उन्होंने एक मीटिंग की थी यहाँ के आला अधिकारियों के साथ, जिसमें आर्मी थी, कोस्ट गार्ड थे, एयरफोर्स थी और बाकी लोगों को उनको अलर्ट किया गया है। उसके अलावा राज्य सरकार के विभिन्न विभाग है जैसे कि बिजली विभाग है और फायर ब्रिगेड है, उन सभी को भी अलर्ट करके मूवमेंट करने के लिए बोल दिया गया है। खास करके जो तटीय जिले हैं जैसे कि पोरबंदर है, गिर सोमनाथ है, जामनगर है, वहाँ पे बंदरगाह पे 1 नंबर का सिग्नल लगाया गया है और वहाँ पे मछुआरों को दरिया में समुद्र में नहीं जाने के लिए सलाह दी गई है। और उनको कल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने भी बताया था सबके साथ कि सबको बोला था कि खास करके अपील कर दी गई थी कि मछुआरों समुद्र में न जाए। और दूसरी बात यह है कि जो छोटी बोट्स है उनको भी नहीं जाने के लिए बोला गया है। कभी कलेक्टर की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और तंत्र को अलर्ट पे रखा गया है। लोकल अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री ने बात की थी और बोला है कि राज्य सरकार इस सिचुएशन को संभालने के लिए पूरी तरह से सज्ज है और 11 एनडीआरएफ की टीम वो रवाना हो चुकी है। ऊपर से 2 एनडीआरएफ की टीम भटिंडा और पुणे से यहाँ पे आएगी और तंत्र, राज्य सरकार पूरी तरह से इस साइक्लोन को निपटने के लिए सज्ज है। आंचल और साथ ही निश्चित, जिस तरह से जो सबसे ज्यादा असर वाले इलाके हैं, जिस तरह से भावनगर है, अमरेली है, सोमनाथ है, तो वहां पर किस तरह के तमाम इंतजामात किए गए हैं ताकि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, इस तरह की स्थिति आती है तो उससे मुस्तैदी से निपटा जा सके?
जी आंचल, बेसिकली यहाँ पे 11 एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे रवाना कर दी गई है और ज़्यादातर वहाँ पे नंबर 1 का सिग्नल लगाया गया है। अभी नंबर 1 का ही सिग्नल लगाया है, नंबर 2, नंबर 3 पे अभी तक वो परिस्थिति ऐसी नहीं पहुँची है। तो अभी पानी में जो करंट है वो पहले से बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ऐसा भय का माहौल नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में 12-13 जून के बाद ऐसी संभावना हो सकती है, ऐसा तंत्र का मानना है। उसके लिए तंत्र को अलर्ट पे रखा गया है और एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी रवाना हो चुकी है वहां से। बहुत बहुत शुक्रिया निश्चित इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आपसे आगे भी इस मामले पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीडी न्यूज। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। देश की प्रगति में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप शिक्षा के महत्व को बढ़ा रहे हैं। आप अनेकों घरों में उजाला ला रहे हैं। आपदा के समय आप राहत पहुंचा रहे हैं। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बना रहे हैं। आप हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। यह सब मुमकिन तभी होता है जब आप अपना आयकर समय से देते हैं। अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2019 तक जमा करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं। हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना। ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। हमारी टुन्नी को दस्त। टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। अरे सर मुझे नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। पोलियो दिवस 16 जून 2019। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में कल नियंत्रण रेखा पार से पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी तथा मोर्चार से गोले दागने की घटना भी हुई, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक अन्य घायल। पाकिस्तानी सेना ने लगभग 4 बजे शाम अकारण गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जाने माने फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। फिल्मों और थिएटर से दशकों से जुड़े रहे गिरीश कर्नाड की छवि एक मंझे हुए कलाकार की थी। उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग। मशहूर अभिनेता, लेखक और प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड का लंबी बीमारी के बाद 81 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया।
ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जैसे तमाम पुरस्कारों से नवाजे जा चुके गिरीश कर्नाड ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया था। गिरीश कर्नाड अपने कॉलेज के दिनों में मराठी नाटकों में अभिनय किया करते थे। हालांकि गिरीश कर्नाड पढ़ाई के लिए मुंबई आ गए। बंबई विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में 1958 और 59 के दौरान उनकी एमए की डिग्री के लिए उन्हें दक्षिणा फेलो के रूप में चुना गया। कर्नाड को नाटक लिखने का सबसे अधिक शौक था। कुछ समय पहले अपने साक्षात्कार में गिरीश कर्नाड ने कहा कि वह काफी खुशकिस्मत रहे कि कई क्षेत्रों में उनका करियर रहा, लेकिन नाटककार के तौर पर सबसे ज्यादा सहज होते गए। 1938 में मुंबई में जन्मे गिरीश कर्नाड को 1998 में साहित्य के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। गिरीश ने कन्नड़ फिल्म संस्कार 1970 से अपना एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग डेब्यू किया था। इस फिल्म ने कन्नड़ सिनेमा का पहले प्रेसिडेंट गोल्डन लोटस अवार्ड जीता था। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 1974 में आई थी। फिल्म थी जादू का शंख। बॉलीवुड फिल्म निशांत 1975, शिवाय और चौक इन डस्टर में भी काम किया था। गिरीश कर्नाड ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने कमर्शियल फिल्मों के अलावा कई कला फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। बहुआयामी प्रतिभा के धनी गिरीश कर्नाड आखिरी बार टाइगर जिंदा है में अभिनेता सलमान खान को अलग अलग मिशन पर भेजते नजर आए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गिरीश कर्नाड के निधन पर दुख जताया और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लेखक, अभिनेता और भारतीय रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर गिरीश कर्नाड के देहावसान के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके जाने से हमारे सांस्कृतिक जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके परिजनों और उनकी कला के अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरीश कर्नाड के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि गिरीश कर्नाड को उनके बहुमुखी अभिनय के लिए याद किया जाएगा। प्रिय लगने वाले कारणों पर भी उन्होंने भावुकता से बात की। आने वाले वर्षों में उनका कार्य और भी लोकप्रिय होगा। उनके निधन से दुखी हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने गिरीश कर्नाड के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया और लिखा, फिल्म कलाकार गिरीश कर्नाड का निधन दुखद। उनके परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। गिरीश कर्नाड पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के पहले ऐसे निदेशक थे जो गैर नौकरशाह थे और बाद में संस्थान के अध्यक्ष भी बने। गिरीश कर्नाड ने R.K. नारायण की किताब पर आधारित टीवी सीरियल मालगुडी डेज में स्वामी के पिता की भूमिका निभाई, जिसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था, जो कि अब भी उतनी ही मशहूर है। 1990 की शुरुआत में विज्ञान पर आधारित एक टीवी कार्यक्रम टर्निंग पॉइंट में उन्होंने होस्ट की भूमिका निभाई थी, जो तब के विज्ञान पे आधारित बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम था। DD न्यूज। तो साहित्य और सिनेमा की एक दमदार आवाज जो अब हमारे बीच नहीं रही। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। मध्यमाली के अशांत क्षेत्र में हिंसा की घटना में गांव में आधी रात को नृशंस हमले में करीबन 100 लोगों की हत्या कर दी गई। हमले की फिलहाल किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन डोगोन समुदाय के आबादी वाले गांव को निशाना बनाकर किए गए नरसंहार को जवाबी हमला माना जा रहा है। जातीय मूल की आबादी के बीच आपसी संघर्ष में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के 3 सप्ताह पहले डोगोन समूह ने फुलानी समुदाय के करीबन 160 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ की। क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। इस तरह दोनों टीमों को एक अंक मिला। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। महज 28 के स्कोर पर उसने 2 विकेट गंवा दिए। हाशिम आमला 6 रन बनाकर, जबकि मार्करम 5 रन बनाकर शेल्डन कॉटरेल की गेंद का शिकार बने। जब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 29 रन था, तभी बारिश ने मैच में खलल डाला और फिर दोबारा मैच शुरू नहीं हो पाया। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा,
तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अरे सर मुझे नाम सर एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। पोलियो दिवस 16 जून 2019। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए अब आर्थिक जगत की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अजय मिश्र के पास। धन्यवाद आचार्य, आप सभी का स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं अर्थ जगत की खबरों से। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अब कॉरपोरेट गड़बड़ियों में शामिल ऑडिटर्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का मन बना लिया है। फैसला ये है कि मंत्रालय अब एनसीएलटी के पास ये अपील लेकर गया है कि आईएलएफएस मामले की जांच के दायरे में आने वाले डिलॉयट, हेस्किंस और बीएसआर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन कंपनियों को 5 सालों के लिए काम करने पर रोक लग सकती है। मुंबई की अदालत में दायर चार्जशीट में कहा गया कि इन ऑडिटर्स ने वक्त पर आईएलएफएस की सहयोगी कंपनी आईएफआईएन में कमियों को उजागर नहीं किया और कंपनी के प्रबंधन के साथ मिलकर कंपनी की बैलेंस शीट को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जापान के फुकुओका में G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की चल रही 2 दिनों की बैठक को संबोधित किया। भारत ने अपील की कि अगर डिजिटल कंपनी किसी भी देश में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति रखती है तो उसे वहां कमाए गए मुनाफे पर वहीं पर टैक्स चुकाना चाहिए। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उभर रही चुनौतियों का जिक्र किया और वैश्विक चालू खाते के असंतुलन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत को भी रेखांकित किया। उन्होंने G20 देशों से अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल बाजार के उथल पुथल के प्रति सजग रहने की भी अपील की। उधर देश के शेयर बाजार सोमवार को सकारात्मक कारोबारी रुझान के साथ बंद हुए और बीएसई का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 169 अंक यानी 0.43% की तेजी के साथ 39,784 पर बंद हुआ। एनएसई का प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी भी 52 अंक यानी 0.44% की तेजी के साथ 11,923 पर बंद हुआ। बीएसई के मिड कैप सूचकांक में तेजी बनी रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप सूचकांक 16 अंक यानी 0.11% की तेजी के साथ 14,923, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 72 अंक यानी 0.49% की गिरावट के साथ 14,584 पर बंद रहा। बीएसई के 15 सेक्टर्स में सूचकांकों में तेजी दिखाई दी, जबकि 4 में गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा तेजी वाले सेक्टर्स में आईटी 1.78%, टेक्नोलॉजी 1.61%, एफएमसीजी 1.11%, कैपिटल गुड्स 0.74% और दूरसंचार 0.61% शामिल है। और अब उन लोगों के लिए खबर जिनके पास बेसिक अकाउंट्स हैं। आरबीआई ने बैंकों को अब निर्देश दिए हैं कि बेसिक खातों से महीने में 4 बार निकासी की सुविधा दी जाए। 4 बार निकासी की यह सुविधा का इस्तेमाल दरअसल आप एटीएम पर भी कर सकते हैं और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल बेसिक अकाउंट है। नए नियम 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। बेसिक खाताधारकों को चेकबुक की सुविधा भी दी जा सकती है और आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में इन खातों में मिनिमम बैलेंस रखने जैसी शर्त नहीं की जाएगी और ये वो खाते हैं जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन के तौर पर शुरू किया गया था और अब ये सुविधा है कि आप 4 बार महीने में अपना पैसा निकाल सकते हैं। 1 महीने में कितने भी बार जमा करने पर कोई भी पाबंदी फिलहाल इन खातों में नहीं है और इन खातों को मेंटेन करने के लिए बैंक किसी भी तरह का कोई भी शुल्क ग्राहकों से नहीं लेता है। तो फिलहाल अर्थ जगत में सिर्फ इतना ही। हाँ, चल बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901-701 पर। अरे सर मुझे नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। पोलियो दिवस 16 जून 2019। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और अब बात योग की। देश और दुनिया में आज योग जीवन में स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्राप्त करने की विधा के रूप में ये लोकप्रिय हो रहा है। आध्यात्मिक नगर वाराणसी जो है, वहां पर वो लोग योग प्रशिक्षण में सबसे ज्यादा अग्रणी हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आने में भले ही कुछ दिन बचे हों, लेकिन बनारस में योग प्रेमी अपने अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। बनारस के लोगों की अपनी जीवन शैली है और रहन सहन का ढंग भी अनोखा है। ये वाराणसी का शहीद उद्यान है। योग प्रशिक्षक निशा की योग शिक्षा की कक्षा सुबह सुबह शुरू हो जाती है। उनकी कक्षा में हर उम्र के लोग योग सीखते हैं, जिससे कि वो अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें। मेरा यहाँ पर जो है योग करवाने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि यहाँ पर जो बनारस में रह करके मैं लोगों को एक योग के द्वारा लोगों को एक निरोग जीवन दे सकूं। ये मेरा उद्देश्य है। हमारे जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21 जून का जो योगा डे मनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, जो यहाँ पे चल रहा है और कई बार हो भी चुका है, तो यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों की गैदरिंग हो और लोग यहाँ पर आएं और जिस तरह से हम फ्री योगा कैंप चलाते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। वाराणसी वासियों की अपनी अलग पहचान है और ये जग जाहिर है। वो जिसको अपनाते हैं उसके लिए सभी हदें पार कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बनारस वासियों का प्यार और दीवानगी भी कुछ ऐसी ही है। प्रधानमंत्री भी योग को काफी अहमियत देते हैं और खुद भी निरंतर योग करते हैं, और यही आमजन के बीच योग को और लोकप्रिय बना रहा है। निशा की योग की क्लास लोगों के बीच खासी लोकप्रिय है। लोग भी बड़े जोश और उत्साह के साथ योग सीखते हैं। 21 जून को लेकर यहाँ योग प्रेमियों में खासा उत्साह है। 21 दिवस को होगा योगा दिवस, मैं भी उसमें भाग लूंगी और मैं चाहती हूँ कि और सब लोग भी इसी में आया करें। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है योगा, जिसमें हम फुल्ली सपोर्ट करना चाहते हैं और इसको बेहतर तरीके से सीखना और करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे योग करने आया हूँ, योगा करता हूँ यहाँ पे, और साथ साथ स्वास्थ्य को भी ठीक रखता हूँ और चाहता हूँ कि लोग भी थोड़ा सा देख के प्रेरित हो और वो भी करें योगा। लोग अब योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने लगे हैं। ये न सिर्फ उनकी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि निरोग रहने का सबसे कारगर उपाय है। लोग जब अपने आप जुड़ने लगे आह्वान से किसी नेता के, तो वो जननायक हो जाता है। ऐसा ही है यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान, जिसको पालन करने के लिए, जिसके साथ जुड़ने के लिए हर उम्र के लोग यहाँ पे आ गए हैं और योगा कर रहे हैं। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी।
और योग के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईश्वर बसपा रेड्डी, मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास शो में। सबसे पहले सवाल योग को लेकर मेरा यही है कि हम हमेशा से कहते हैं कि योग जो है वो रोग को भगाता है, लेकिन अब साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं वो भी इसके प्रति लगातार आकर्षित होते हुए। सबसे पहले योग से हमारा जो प्रिवेंशन है, हर रोज़ अभ्यास करने से प्रिवेंशन हो जाते हैं। इसके साथ साथ युवाओं के इसलिए है कि उनका मनोबल, जो विल पावर कहते हैं, उसका बढ़ावा देने में योग का बहुत योगदान है। जब हम आसन करते हैं कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम सचेतन हो जाते हैं, स्पेशली जो आज तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए हम तरस रहे हैं, वहाँ जो योग अभ्यास विशेष तौर पर प्राणायाम और ध्यान अभ्यास करने से हमारा जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को इम्बैलेंस हो जाती है, उसको बैलेंस करने में योग बहुत मददगार है। इसलिए योग आज इतना आकर्षित कर रहे हैं युवाओं को। एक तो सेहत के लिए, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और भी एक है कि हम आगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए योग आजकल अपनाने रहे। और साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं बसपा जी की किस तरह से योग का जो स्वरूप है वो बदल गया है, यानी काफ़ी हाईटेक हो गया है अब योग। मतलब आप तरह तरह की जो पद्धतियाँ हैं, पावर योगा है, हॉट योगा है, एरियल योगा है, इसकी तरफ भी लोग आकर्षित होते हुए और साफ तौर पर अब जिम और इस तरह की तमाम जो बाकी एक्सरसाइज हैं उससे कहीं ना कहीं हटते हुए योग की तरफ बढ़ते हुए। यस, ये आजकल के ज़िंदगी में जो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, इसलिए वो योग का जो एक छोटा सा आयाम है कि वो आसन, उसको ही ज़्यादा देर दे रहे हैं। सो जिम में भी आप ये खुल गया, सारे हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये कि योग आध्यात्मिक विकास के लिए पहलू है, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। इसलिए योग में कुछ अभ्यास से अनेक रूपांतर तो होते रहते हैं। पिछले 5000 सालों में योग का अनेक आयामों को हमने देखा है। सो कुछ लोग अपने उनको गलत तरीके से भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप सही ढंग से हर रोज़ अभ्यास करने गए, मैंने देखा है कि अपने आप उसमें सुधार आ जाते हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम योग अभ्यास करें, उसमें गलतियां हो तो अपने आप में सुधार आती है। उसके लिए हमारी मंत्रालय की ओर से बहुत सारे एडवाइजरी और डीवीडी बुकलेट्स वगैरह सारे हम जारी कर रहे हैं, योग को लोगों को सचेतन करने के लिए, सही दिशा में योग अभ्यास करने के लिए। और जिस तरह से जब हम एनर्जी की बात करते हैं, जो ऊर्जा होती है उसको सही दिशा में चैनलाइज करने के लिए भी योग एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हम देखते हैं कि अब सोशल मीडिया तमाम साइट्स हैं, चाहे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और जो बच्चे हैं या फिर हम कह सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनका ध्यान वहाँ पर भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं योग के जरिए हम इसको पॉजिटिव रूप में भी चैनलाइज कर सकते हैं इस एनर्जी को। जब हम एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए पहले नेगेटिव एनर्जी रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए हमने योग में एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। सो वो आहार शुद्धिकरण से भी हो सकता है, उच्च षटकर्म का अभ्यास है, कुछ आसन में भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हम लोग। विशेष तौर पर प्राणायाम अभ्यास, कपालभाति इत्यादि अभ्यास करने से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। सो योग में कुछ और सिद्धांत भी है, वो जैसे मन शांत हो जाते हैं तब वो इन सिद्धांतों को मनन करने से, उसको इस्तेमाल करने से बहुत सारे हमारा जो आज नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ हमने जो नेगेटिविज्म मतलब एनर्जी की बात नहीं करते हैं, वो एनर्जी होता है फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल। वो सारे एनर्जी रिमूव करने में योग का कुछ अभ्यास है, बहुत उपयोगी माना जाता है। और जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होता है, ऐसे में योग खाली आपके शरीर को ही स्वस्थ या मन को ही सबल नहीं बनाता, लेकिन रोजगार की भी असीम संभावनाएं हैं। तमाम हम देख रहे हैं जो शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, जो यहाँ भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाकर योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब सभी स्कूलों में, एजुकेशन सिस्टम में जो 13-15 जो टीचर एजुकेशन कोर्सेस है, वहाँ योग कंपल्सन हो गया। आयुष्मान भारत में अभी 1.5 लाख से ज़्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यूनिट्स आ रहे हैं। आने वाले दिन में वहाँ सभी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यूनिट्स में योग एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं भी जाइए आप, वर्क प्लेस में, फैमिली में, मोहल्ले में, सब जगह में योग अभ्यास करने के लिए, इसलिए हमने योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड चालू किया आयुष मंत्रालय में। उसके जरिए में हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग जगहों में क्या क्या योग बोधकों का, योग इंस्ट्रक्टर्स का नियुक्ति हो सकते है, उस मात्रा में सरकार हम काम कर रहे हैं। सो आने वाले दिन में योग एक रोजगार की है। हमारे संस्था में मैं बता रहा हूँ कि पहले 100 लोग आते थे, आजकल हम 600 लोग आ गए। मतलब है कि 6 गुना हमारा जो क्वालिटी स्टूडेंट्स आने का सब इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके साथ साथ पहले जो टैलेंटेड ब्रेन कहते हैं हम लोग, सो वो बच्चे हमारा आ रहे हैं।
सो वेरी टैलेंटेड है। सपोज हमने 80-90% बायोलॉजी करके हमारे कोर्स में आते हैं, क्योंकि उनका आने वाले दिन में योग क्षेत्र के बहुत सारे अच्छे प्रभाव पड़ने वाली है। और साथ ही बसवा जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि योगा के साथ साथ जब हम कमाई का जरिया आपको मिलता है तो आप उस आयाम को तो छूते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं और तमाम उनकी कोशिश रहती है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री भी और ख़ासतौर पर योग दिवस के लिए उन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन आप रजिस्टर कराइए और प्रधानमंत्री के साथ योगा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत एक सार्थक कदम इस दिशा में योग के प्रचार प्रसार के लिए। यस, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया के जरिए में भी हमने जो भी कार्यक्रम होता है, अभी हम रांची में माननीय प्रधानमंत्री जी भाग लेने जा रहे हैं, उस मुख्य में भी हमने अभी वहाँ एक वेबसाइट खुला, सोशल मीडिया ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन चालू किया। हमारा इंस्टीट्यूट में भी कई जगह में इसका जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उनको बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करने चाहिए। उसके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन वगैरह इत्यादि के लिए नहीं, हर सुविधा के लिए। और योग के जो भी साहित्य है और उनको भी हम सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम प्रचार करने जा रहे हैं। और साथ ही जब हम देखते हैं कि जो बहुत घातक बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, यहाँ तक कि योग में उसका इलाज भी मुमकिन है अगर आप उसको बहुत ही फर्स्ट स्टेज पे डायग्नोज कर लें, तो इससे भी कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिलता हुआ उस आम जनता को, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं आमतौर पर लोगों की कोशिश होती है कि दवाइयों से दूर रहा जाए। हमारी कोशिश होती है कि सरदर्द भी है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह का कोई तरीका अपनाएं कि दवाई ना खानी पड़े, तो वो दवाई ना खाना भी योग की तरफ बढ़ाता हुआ लोगों को। इसमें दो पहलू आपने सही कहा कि सबसे पहले जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं हम, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, उसमें योग करने से वो प्रिवेंशन तो हो जाएगा। जब लेकिन जो बीमारी पड़ गए, डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा इत्यादि, तब हमने दवाई के साथ साथ अब योग अभ्यास करें, वहाँ कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है। लेकिन विशेष तौर पर कैंसर में आपने किस स्टेज पर है, कैंसर का आपको इलाज हो रही है, लेकिन हमने पैलिएटिव केयर कहते हैं, कैंसर के बाद जो आपको रिहेबिलिटेशन करना है, वहाँ योग बहुत अच्छे भूमिका निभा रही है। क्योंकि वो बीमारी से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्रग्स वगैरह से, योग का ये सिद्ध हुआ कि ये रिसर्च से योग अभ्यास करने से जो कैंसर हो रही उनका जो रिहेबिलिटेशन में बहुत स्पीडी रिकवरी हुआ। बसवा जी, आप नया सवेरा में आए, आपने अपने इतने खूबसूरत विचार योग की जो थे वो हमसे साझा किए, इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया नया सवेरा में सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। और अब नया सवेरा में बात होगी मौसम की। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको ले चलते हैं चीन के वुहान, जहां मनोरम प्रकाश प्रदर्शनी ने आसमान को रंगीन कर दिया है। आप इन नज़ारों का लुत्फ उठाइए और मुझे दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज मेरी सहयोगी नैन्सी कोहली के साथ। नमस्कार। स्वच्छता समाचार अपने इस खास बुलेटिन के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको देश भर में चल रही स्वच्छता से जुड़ी हुई हर जानकारी पहुंचाएं कि किस तरह से अब लोग स्वच्छता को अपनाते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं और कैसे स्वच्छता आम जन के जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। आज भी ऐसी दो खबरें अल्मोड़ा और मेरठ से, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर।
अल्मोड़ा में स्वच्छता का जन आंदोलन। मेरठ के विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है स्वच्छ भारत बनाने का पाठ। तो अल्मोड़ा में जनता और प्रशासन ने मिलकर अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सफाई अभियान चलाया, जिसके तहत शहरवासियों ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाई और स्वच्छता का एक संदेश देने का प्रयास किया। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 10,000 से अधिक लोगों ने नगर और आसपास के इलाकों में चलाए गए सफाई अभियान में हिस्सा लिया। नगर पालिका, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कई विभागों के अधिकारियों सहित 45 स्कूलों के छात्र छात्राओं और आमजन ने मानव श्रृंखला बनाकर सफाई की शपथ ली। अल्मोड़ा नगर के प्रवेश द्वार क्वारब से कोसी तक 5 और चितई से डीना पानी तक 2 जोन बनाए गए हैं। समस्त 7 जोनों को 20 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें करीब 10,000 से अधिक लोगों ने सफाई की। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी दिनों में जागेश्वर धाम, रानीखेत, भिकियासैंण, पनुआ, नौला सहित जिले के तमाम क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि हमारे पर्यटक जब भी अल्मोड़ा शहर में आता है तो उसकी इमेज पूरे इतने एरिया से बनती है, तो हमारी कोशिश ये है कि इसमें हम सारे पर्यटक स्थल अल्मोड़ा के कवर करें। इसके अलावा जागेश्वर धाम, पनवा, नौला, धनिया में भी अभियान चलाया जाएगा और रानीखेत, भिकियासैंण और द्वाराहाट के लिए भी ये प्रोग्राम वृहद स्तर पे प्लान किया गया है। ये एक प्रयास है अपने नगर को स्वच्छ बनाने का, जिसमें जनता स्वयं बागडोर संभाल रही है। अपने गांव, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोग स्वच्छता दूत बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। और दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है मेरठ। मेरठ शहर में स्वच्छ भारत अभियान जन आंदोलन बन गया है। सरकारी से लेकर निजी विद्यालय तक इस अभियान का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि नन्हे मुन्नों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है और स्कूली बच्चों को अनुशासन के साथ साथ स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। माहवारी शर्म नहीं, समझने की बात है, और यही संदेश दे रही हैं करुणा और रेखा, मेरठ के थिरोट गांव की पैड वुमेन, जो पूरे गांव में घूम घूम कर लड़कियों को मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने की सीख दे रही हैं। साथ ही साथ कपड़ा इस्तेमाल करने से फैलने वाले इन्फेक्शन और अन्य दुष्परिणामों की जानकारियां भी देती हैं। इसके लिए दोनों बहनें गांव-गांव जाकर चौपाल लगाती हैं, बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी पैड अपनाने का संकल्प दिलाती हैं। हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हमें पीरियड्स के ऊपर एक बुक लिख दी जाए, जिससे कि हमारे गांव की, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो जागरूक हो। मैं गांव-गांव में महिलाओं को इकट्ठा करती हूँ, चौपाल लगाती हूँ, उनको समझाती हूँ कि देखो भाई कपड़ा इस्तेमाल मत करो, इन्फेक्शन आदि ये वगैरह वगैरह बीमारी होती हैं, इसे इस्तेमाल आप पैड इस्तेमाल करो, कपड़ा इस्तेमाल बिल्कुल करना बंद कर दो। करुणा और रेखा ने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर एक पत्रिका भी लिखी। पत्रिका प्रकाशित हुई और 28 मई को गांव में इसका वितरण भी हुआ। गौरतलब है कि आज भी गांव में 90% महिलाएं माहवारी के समय कपड़ा ही इस्तेमाल करती हैं, जिसका परिणाम होता है महिलाओं को होने वाली बीमारी, जान का संकट और कई परेशानियां। स्वच्छ भारत अभियान का मकसद भी यही है, समग्र स्वच्छता का जन अभियान छेड़ना। मेरठ की ये महिलाएं भी स्वच्छता अभियान की इसी मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ हमारे आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live और @DD News हिंदी के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और आप हम तक अपने वीडियो, अपने संदेश भी भेज सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा